नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नॉलेज हैंग आउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया था हैबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी ट्रेड थ्योरी के 3 ऐसी कंडीशंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे ये पता चलता है या कह सकते हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि हैबरलर ने जो थ्योरी दी थी वो सही थी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या था हैबरलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का। तो उनका स्टेटमेंट था द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द रीज़न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस। यानी कि अगर मैं कोई 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक्स एंड वाई, तो इनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए वही रीज़न बनेगा हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का। तो जो लोग नए हैं जिनका इकोनॉमिक्स से बिल्कुल अभी तक कोई वास्ता नहीं रहा है, लाइक उन्होंने 12th तक कोई और स्ट्रीम पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में उन्होंने बीकॉम ले लिया या बीए ले लिया है। अभी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भी बीए ले लेते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स उनको पढ़ने को मिलती है। तो बेसिकली मेरा उन पर फोकस है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, उसको मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए, मैंने कहा ये थ्योरी है, इसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। एजम्पशन, पहला एजम्पशन ये है कि देयर आर ओनली 2 गुड्स, only 2 goods, that is x and y। क्लियर है? अब दूसरी बात समझिएगा, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन, यानी कि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज या बदलाव नहीं आएगा। ठीक है ना? तीसरा, बोथ goods can be produced, हम दोनों गुड्स बना सकते हैं। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, द लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेबर्स आर नॉट equally efficient to produce both goods। ठीक, अब इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या क्या है ये। देखिए यहाँ पर बहुत इजी है, 2 गुड्स ले लिए मैंने एक्स और वाई। यहाँ पर मैंने ले लिया गुड्स एक्स और यहाँ पर ले लिया गुड्स वाई। ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, देयर 2 ही गुड्स हो सकते हैं एक्स और वाई, मैंने दोनों एक्सेस पे ले लिया है। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन, यानी कि वो कांस्टेंट, उनमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। बोथ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, दोनों गुड्स साथ साथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लेबर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस बोथ गुड्स, लाइक जो गुड्स एक्स है ये टेलीविज़न है और गुड्स वाई जो है, ठीक है, ये सब्जी है। तो जो लोग टेलीविज़न बना सकते हैं एफिशिएंटली, वो उतनी एफिशिएंटली सब्जी नहीं उगा सकते। हाँ, खेती करेंगे, थोड़ा बहुत तो उगाएंगे, लेकिन उतनी इफेक्टिवली वो काम नहीं करेंगे। और किसान जितनी इफेक्टिवली ये काम कर सकते हैं तो आप जानते ही हैं। चलिए, तो मैंने कहा कि अगर वो सारे रिसोर्सेज लगा देता है तो वो एक्स की इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन वाई की 0 हो जाएगी। ठीक है? तो इस पॉइंट पर वाई की कितनी होगी? 0, और एक्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर इसके कॉन्ट्रेरी अपोजिट बात करें तो अगर सारे रिसोर्सेज वो वाई में लगा देता है तो हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक्स की एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ये आया, पीपीसी। पीपीसी, इसको पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मुझे लगा कि नहीं, मुझे टेलीविज़न के साथ साथ सब्जी भी प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो ये हुआ। यानी कि मुझे टेलीविज़न, मतलब मुझे इतनी अगर यूनिट्स चाहिए, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया। अगर मुझे ओ क्यू यूनिट्स चाहिए गुड्स वाई की, और इसको मैंने एम और इसको एन नाम दे दिया, और इसको मैंने दे दिया लेट्स से पी, तो मुझे ओ क्यू क्वान्टिटी मतलब प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एम पी यूनिट्स ऑफ टेलीविज़न सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तभी मैं इसकी इतनी क्वान्टिटी प्रोड्यूस कर पाया। ठीक है ना? और अगर मैं इधर की बात कर रहा था, एक और मैं कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, इसको मैंने Q1 नाम दे दिया और इसको मैंने P1 नाम दे दिया। ठीक है, तो मुझे OQ1 क्वांटिटी पाने के लिए मुझे, यानी कि
अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको भी थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक सेक्रीफाइस करना पड़ गया, यानी कि मुझे ये ए पाने के लिए मुझे ये बी सेक्रीफाइस करना पड़ा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। यही होता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर कि एक चीज़ को पाने के लिए हमें दूसरी कितनी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली इन टर्म्स द कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको पाने के लिए मुझे ये चीज़ फॉरगॉन करनी पड़ी, मुझे छोड़ना पड़ा। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? इसी पर हमारी थ्योरी बेस्ड है, और जिनको नहीं समझ में आया हो एक बार में वो इसको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से समझ लें, और जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको एक बार में समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आ सकता, इसको कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, ये कल का मैंने एग्जांपल वापस ले लिया है कि हमारे दो नेशंस हैं ए और बी, क्लोथ्स और शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एक्स और वाई की जगह पर इसको आप एक्स मान लीजिए और आप इसको वाई मान लीजिएगा, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। नेशन ए अगर सारे रिसोर्सेज लगा देता है तो क्लोथ्स की 20 यूनिट बना पाता है, और अगर सारे रिसोर्सेज लगाता है तो शुगर की 10 यूनिट्स बना पाता है। नेशन बी अगर सारे रिसोर्सेज लगाता है तो 20 यूनिट ऑफ क्लोथ्स बना पाता है, और अगर सारे रिसोर्सेज वो शुगर में लगा देता है तो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये आपने यहाँ पर स्क्रीन पर देख लिया, ठीक है। लेकिन कुछ जर्नल क्वेश्चंस अराइज होते हैं हैबरलर्स थ्योरी को पढ़ते वक्त बच्चों के मन में, मेरे मन में भी आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला प्रश्न यह है कि वाई दीज नेशन विल ट्रेड, ये ट्रेड क्यों करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। तो ये ट्रेड इसलिए करेंगे भाई साहब कि कोई भी देश सिर्फ कपड़े पर निर्भर नहीं रहेगा, उसको शुगर की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमने तो यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं, लॉट्स ऑफ कमोडिटीज़ आर बीन ट्रेडेड, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों का हम व्यापार करते हैं, आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ तो हम सिर्फ 2x2 मॉडल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि वाई दीज नेशंस विल ट्रेड, द सिंपल आंसर इज बिकॉज दे नीड द नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ द तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न था कि ये देश ट्रेड क्यों करेंगे। तो इसका बहुत सीधा सा जवाब सुन लीजिए, ये देश ट्रेड इसलिए करेंगे क्योंकि सिर्फ ये एक कमोडिटी के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकते, इनको दूसरी कमोडिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, यानी कि शुगर को प्रोड्यूस करने में उनको क्लोथ्स की जितनी भी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, अगर वो फेवरेबल है तब तो ठीक है, वो ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनफेवरेबल लग रही है किसी भी तरीके से उनको लग रहा है नहीं यार ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है मेरे ऊपर, देन इन दैट केस दे विल ट्राई टू वॉच समवेयर एल्स, कि वो कहीं और देखना चाहेंगे कि भैया कहीं और से हमको ये सस्ते में मिल रहा है। इतना तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन था हाउ मच क्वांटिटी दे विल ट्रेड, कितनी क्वांटिटी वो ट्रेड करेंगे। इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, जब तक उनको ये लगेगा कि अच्छा, इसका मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। एक देश दूसरे देश के साथ ये भी डिपेंड करेगा कि साइज़ ऑफ नेशन क्या है, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म में ये भी आएगा कि साइज़ ऑफ नेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि दोनों ही नेशन बराबर के हैं, ठीक है ना, इन दैट केस वो तब तक या उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करेंगे जितने में उनको ये लगता है कि हमारा फ़ायदा हो रहा है। उनको जिस पल ये लगने लगा कि नहीं अब हम ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गए कि अब इसके बियॉन्ड अगर हम गए तो हमको नुकसान हो सकता है, देन दे विल स्टॉप ट्रेडिंग। क्लियर? इतना फंडा क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न भी आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न, व्हाट इज़ द बेस ऑफ ट्रेड। सिंपल सी बात है, ट्रेड ऑफ बेस जो है या बेस जो ट्रेड का है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगॉन है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अराइज हो रही है, वही हमारा बेस बनती है। अगर हमको लग रहा है कि नहीं मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस मैं अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करने के बजाय क्या करूँगा, मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लग रहा नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है, इवन इतनी कम है कि अगर मैं ट्रेड करने गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इन दैट केस देयर विल बी नो ट्रेड। ये बात क्लियर समझ लीजिएगा। ये तो तीन प्रश्न बहुत ही कह सकते हैं कि जेन्युइन है, जो एक बच्चे के मन में आते ही आते हैं। चलिए अब उन तीन कंडीशंस पे बात करते हैं, क्योंकि हैबरलर ने कहा था
रिकार्डिंग की थ्योरी को जो क्रिटिसाइज़ किया था, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो के बीच में कह रहा हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करके मत भगाइएगा, क्योंकि मेरी कही हुई एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, मैं जस्ट निकाल कर लाता हूँ, बहुत सारी किताबों को रेफ़र करता हूँ, तब जाकर एक वीडियो बनाता हूँ। क्लियर? तो इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं और मैं बताऊँगा, आप भी देखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। कुछ वीडियो में क्या किया है, पीपीसी कर्व के बियॉन्ड जाके डायग्राम बनाया गया है। आप सब जानते हैं कि वो अनअटेनेबल एरिया होता है, वहाँ पर जाके कोई चीज़ अटेन नहीं की जा सकती है। नॉट इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कांट बी शोन अक्रॉस द पीपीसी कर्व, बट ऐसे वीडियोस पड़े हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर ये वीडियो बनाता हूँ, और पूरा देखिएगा तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बात ये थी कि हैबरलर ने कहा था कि कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता लेबर्स का, क्योंकि लेबर्स की होमोजीनिटी नहीं होती है। तो उन्होंने 3 कंडीशंस दी कि लेबर जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल के साथ, अच्छा इन्होंने लेबर के साथ साथ कैपिटल को भी माना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे हम उसका कॉम्बिनेशन लगाते जाएंगे तो हमको 3 अवस्थाएं मिलेंगी, कांस्टेंट, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो उनके आधार पर ट्रेड कैसे होगा हमें वो यहाँ पर देखना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और अगर मुझे लगा जेन्युइनली कि वीडियो लंबा हो रहा है तो आई विल कट इट ऑफ, मैं आधा करके आधा नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बट 30 मिनट का वीडियो तो यार कोई भी देख सकता है नॉर्मली। ठीक है ना, इतनी बड़ी तो इससे लंबी तो हमारी क्लासेस होती है, 40-40 मिनट की क्लासेस होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है और हेडिंग है ट्रेड अंडर कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेड अंडर कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये है गुड्स y, ये है गुड्स x। क्लियर? x y एक्सिस पे मैंने y गुड्स बनाया है, x एक्सिस पे मैंने x गुड बनाया है। क्लियर? ये जो AS लाइन दिख रही है, ठीक है ना, जो AS लाइन दिख रही है ये कंट्री A की लाइन है, प्राइस लाइन जिसको हम बोलेंगे। जो BS है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, जो AS है वो नेशन A है, और जो BS है वो नेशन B के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? इतनी चीज़ समझ में आई। अब चलिए, अब यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है हमारे थ्योरी का। तो मैंने मान लिया कि अगर पूरा रिसोर्स लगाकर वो OA क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमने लिया है शुगर और यहाँ पर हमने लिया है क्लोथ्स, सॉरी क्लोथ्स। क्लियर है? तो मैंने कहा कि अगर वो सारे रिसोर्स लगाकर क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहा है, चलिए ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा? OS प्रोड्यूस कर रहा होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? A की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नेशन A की बात हो रही है इस वक्त। ठीक है, तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? क्लोथ्स वो प्रोड्यूस कर रहा है OS। अब उसको लगा नहीं यार, थोड़ा सा ना चीनी भी प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो उसने क्या किया, ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया Q और इसको नाम मैंने दे दिया मान लीजिए N। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब उसने क्या किया है, इसको यहाँ से देखिएगा, एरो लगा के लिख रहा हूँ। उसने क्या किया, QN क्वांटिटी प्रोड्यूस की, किसकी? शुगर की। देखिए, अच्छा मैं चाहे ऐसे बना दूं और चाहे मैं ऐसे ही मतलब यहाँ पर पॉइंट लेकर आऊँ, मैं ये लाइन खींच कर लाऊँ, फिर मैं ये चीज़ बताऊँ या ये चीज़ बताऊँ, बात सिमिलर है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसके इक्वल ही जाना है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मैं एक बार आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट लेता, मैं इसको E कर देता, तो मैं कहता शुगर की उसने OE क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। तो आप देखिए OE इज इक्वल टू NQ है, तो इंस्टेड ऑफ डायग्राम को गंदा करने के मैंने क्या किया, सिर्फ यहीं पर बता दिया शुगर QN क्वांटिटी ऑफ शुगर उसने प्रोड्यूस की है। ठीक है ना, बाय सैक्रिफाइसिंग कितनी छोड़ दी उसने? QS, बाय सैक्रिफाइसिंग QS ऑफ क्लोथ। क्लियर है? हेलो, इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और इसको वाइड लेकर चलते हैं।
ठीक है। और बात करते हैं कि बिफोर ट्रेड और आफ्टर ट्रेड की क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं बिफोर ट्रेड, आफ्टर ट्रेड, आफ्टर ट्रेड। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तो मैंने आपको समझाया केस ए का, यानी कि नेशन ए का मैंने समझाया कि अगर उसको थोड़ा सा शुगर प्रोड्यूस करना है, क्यूएन शुगर प्रोड्यूस करना है, तो उसको क्यूएस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यही सेम लाइन ऊपर इसके लिए भी आती है, क्या कहते हैं, नेशन बी के लिए, तो यहाँ मैंने इसको पॉइंट एम मान लिया। तो अब इस ग्रीन लाइन पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा क्यू एम पर। मैं बी एस लाइन पे बात कर रहा हूँ। किस पे बात कर रहा हूँ? बी एस लाइन पर, यानी इस आउटर लाइन पर बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ नेशन बी पहले ओ एस क्वान्टिटी ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस करता था। कितनी करता था? ओ एस क्वान्टिटी ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस करता था। अब उसको भी रियलाइजेशन हुआ चाय पीनी है, चीनी चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने क्यू एम क्वान्टिटी ऑफ शुगर प्रोड्यूस करने के लिए उसने क्यू एस क्वान्टिटी ऑफ क्लोथ्स सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ बिफोर ट्रेड और आफ्टर ट्रेड की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ नेशन, उसके बाद यहाँ मैंने ले लिया क्लोथ्स, और उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया शुगर। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं रहेगी। चलिए, तो नेशन है हमारे पास ए और बी। जब नेशन ए ट्रेड नहीं कर रहा है, नेशन बी ट्रेड नहीं कर रहा है, तो कितनी क्वांटिटी है उसके पास? क्लोथ्स की कितनी क्वांटिटी है? ओ क्यू। ठीक, बी के पास भी कितनी है? ओ क्यू है। ठीक है, शुगर की कितनी क्वांटिटी है नेशन ए के पास? नेशन ए के पास है क्यू एन, क्यू एन, और इसके पास कितना है? क्यू एम। ये कब की बात है? जब ट्रेड नहीं कर रहे हैं तब। अब चलिए, इन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ट्रेड करना चाहिए, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इन्होंने ट्रेड करना चालू किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। तो इन्होंने ट्रेड करने के लिए कसम खा ली। भाई मेरा एक मार्कर गायब, कहाँ गया भाई मार्कर? ब्लू कलर का मार्कर था, अच्छा जेब में रखा। देखा, इससे कहते हैं पूरे बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। चलिए, अब ट्रेड करने की बात करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। मान लिया कि नेशन ए ने कहा ठीक है, मैं क्लोथ्स प्रोड्यूस करूँगा पूरा का पूरा, और मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ उनको दे दूँगा, नेशन बी को दे दूँगा, और उनसे मैं चीनी ले लूँगा। वाह जी वाह, वेरी अच्छी बात है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया, नेशन ए ने टोटल प्रोडक्शन किया किसका? क्लोथ्स का। सारे रिसोर्सेज लगा दिए उसने, और क्या प्रोड्यूस किया? ओएस क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस किया। आफ्टर ट्रेड ए प्रोड्यूस्ड ओएस ऑफ क्लोथ्स। उसने क्या किया? पूरे का ओएस, ये देखिए, पूरा प्रोड्यूस कर दिया क्लोथ्स। अब लोग कहेंगे यार ये तो फिर तो वही वाली बात हो गई, तो बिना ट्रेड वाली बात हो गई, तो ट्रेड की लिख लिया आपने। नहीं 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 नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा, उसने दिमाग लगाया नेशन ए ने क्या किया? पूरा कपड़ा प्रोड्यूस कर दिया। और नेशन ए ने रिकॉग्नाइज किया कि जब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था तो मुझे कपड़े की कितनी ज़रूरत पड़ती थी? मुझे कपड़े की सिर्फ ओ क्यू क्वान्टिटी की ज़रूरत पड़ती थी। तो पूरा इसने क्लोथ प्रोड्यूस किया, और कंजम्पशन के लिए अपने देश में इसने क्या किया? ओ क्यू क्वान्टिटी रख लिया, और इसने क्या किया? बाकी जो बचा था उसको क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट कितने को कर दिया? क्यू एस को एक्सपोर्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा था उसके पास। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा तो उसने क्या एक्सपोर्ट कर दिया। अब उसने इंपोर्ट क्या किया? इंपोर्ट कर लिया उसने NM चीनी। ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर दिया ये क्लोथ्स,
और NM जो था वो उसने शुगर इंपोर्ट कर लिया। तो देखिए इनके तो भैया 20 उंगली घी में और सर कढ़ाई में वाली बात हो गई। इसमें फ़ायदा सिर्फ किसको हो रहा है? नेशन ए को हो रहा है, नेशन बी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो ट्रेड नहीं भी कर रहा था तो सिमिलर जगह पर मौजूद था, बल्कि अब उसको लॉस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हैबर्लर की थ्योरी तो काम कर ही नहीं रही है, क्योंकि हैबर्लर ने कहा था कि दोनों देश को फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ तो बी को नुकसान हो गया भाई साहब। रुको जरा, सबर करो। बी कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी फ़ायदा होगा। बी और ए के बीच में क्या होगा? एक ट्रीटी साइन होगी, एक कॉमन एक्सचेंज रेट डिफाइन किया जाएगा। यस, यहाँ से डिफाइन होगा, यहाँ पर निकल कर आएगा, यही है टर्म्स ऑफ ट्रेड। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में रखूंगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में एक चीज़ आता है इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि अब इनको ज़रूरत महसूस हो रही है। बी को क्या लगा कि अरे मेरे साथ तो अत्याचार हो गया। अब यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज एक्सचेंज रेट, और वो लाइन कहलाएगी आपकी WS। ये देखिए, ये रेड कलर की दिख रही है, ये W है। W नहीं दिख रहा हो तो रुकिए मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ W को। अब W जी दिखाई पड़ेंगे। तो WS जो है ये क्या है? हमारी इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट लाइन है। ठीक है, रेड पेन ने तो प्राण त्याग दिए अपने। चलो, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिसको हम नाम देंगे E पॉइंट। क्लियर? अब देखिए अब ट्रेड कैसे होगा। ठीक है ना, बिफोर ट्रेड, आफ्टर ट्रेड। ठीक है, लेकिन अभी एग्जिस्टेंस में क्या आ गया है? अब एक्सिस्टेंस में आ गया है इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट, यानी कि WS। अब क्या होगा? अब दोनों देशों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। अब देखिए कैसे। ट्रेड अभी भी होगा, लेकिन अब कंडीशन देखिएगा। नाउ सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, जो आएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नाउ नेशन ए will produce OS quantity of clothes। ठीक है ना, वो इतने ही क्वांटिटी का क्लोथ्स करेगा। अब देखिए वो करेगा क्या, इसमें बाइफर्केशन कैसे लेकर आएगा? कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कंपेयर मत करिएगा, इसको करिएगा। ठीक है ना, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब देखिए उसने क्या किया है, उसने पूरा OS क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, इसका क्लोथ्स का पूरा क्वांटिटी प्रोड्यूस किया ए ने, लेकिन कंजम्पशन की उसको रिक्वायरमेंट कितनी है? OQ की रिक्वायरमेंट है। शुरू से उसको OQ की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। लेकिन अब वो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? QS। एक्सपोर्ट अभी भी क्या कर रहा है? QS क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स। लेकिन इंपोर्ट अब वो कितना करेगा? EN करेगा। कितना करेगा? EN, क्योंकि अब इनके बीच में क्या आ गया है? इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, तो बी कंट्री अब कितना एक्सचेंज करेगी इनके साथ? इतने के बदले में इतना देगी। ठीक है ना, सिर्फ NQ क्वांटिटी ऑफ शुगर इनको मिलेगा। अब बहुत से लोग कहेंगे बॉस इसी में फ़ायदा था। तो नेशन बी जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, वो एक बार धोखा खा सकता है, हर बार नहीं खाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड की यही खासियत होती है कि आए दिन नए नए समझौते होते रहते हैं। और आपको बता दूं कि इसी के बेसिस पर समझौते होते हैं। वहाँ के इकोनॉमिस्ट पागल नहीं होते, वहाँ के इकोनॉमिस्ट भी मेहनत करते हैं, देखते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो नए टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, और उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए,
तो नुकसान अभी भी नहीं है, नेशन ए को अभी भी नुकसान नहीं है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, जब वो ट्रेड नहीं कर रहा था, नेशन ए की बात कर रहा हूँ, जब वो ट्रेड नहीं कर रहा था तो उसके पास क्लोथ्स कितनी थी, OQ थी। चलिए OQ अभी भी है। शुगर कितनी थी, QN थी, मात्र इतनी थी। लेकिन अभी उसके पास कितनी शुगर है, ये तो मैंने इंपोर्ट की बात कही है। तो अब अगर मैं बात करूं कि टोटल शुगर कितनी है उसके पास, टोटल शुगर प्लस EN, टोटल उसके पास कितना हो गया, EQ, इतना पूरा, ये पूरा शुगर अब किसके पास है। पहले कितना आ रहा था, पहले तो ज़्यादा आ रहा था, NM आ रहा था, पूरा ये वाला हिस्सा बन कर आ रहा था उसके पास। लेकिन अभी कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। लेकिन अभी भी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर वो ट्रेड नहीं करता तो मात्र QN क्वांटिटी रह जाती। ट्रेड करने के बाद कितना आ रहा है, EQ आ रहा है उसके पास। फ़ायदा अभी भी है उसको, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई तो वीडियो रिमाइंड करके देखिएगा, समझ में आएगी, ज़रूर आएगी। मैं एक बार इसको समराइज़ कर दे रहा हूँ, और काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड होता है, यानी कि एक देश ये देखता है कि हम पूरा प्रोड्यूस करें एक गुड्स या हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी दोनों की प्रोड्यूस करें। फिर वो ये देखता है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। वो ये भी कंसीडर करता है कि अगर हम दूसरे देश से मंगाते हैं तो हमको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे देश से मंगाने पर भी हमें नुकसान हो रहा होता है, जैसे कि नेशन बी को हो रहा था यहाँ पर। तो इनके बीच में एक इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट साइन हो जाता है, एक डिसाइड हो जाता है कि इससे ना तो आपको कुछ नुकसान हो रहा है ना मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। तो नेशन बी को भी क्या फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर देखिएगा, कि पहले उसको इतना पूरा सेक्रीफाइस करके पूरा MN देना पड़ रहा था, ठीक है ना। MN अगर ये इंपोर्ट कर रहा है तो कंट्री बी क्या कर रहा होगा, MN सप्लाई कर रहा होगा, यानी कि उसको एक्सपोर्ट कर रहा होगा उसके लिए। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट यानी कि WS लाइन के हिसाब से हम अपना ट्रेड करेंगे, तो फ़ायदा देखिए दोनों देशों को हुआ है। नेशन ए की बात करते हैं, नेशन ए अगर ट्रेड नहीं करता था तो मात्र उसके पास QN क्वांटिटी ऑफ शुगर रहता था और OQ क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स रहते थे। आफ्टर WS लाइन यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन क्या हुआ, कंजम्पशन अभी भी कितने का है, OQ का ही है, क्लोथ्स का उसमें कोई चेंज नहीं आया। एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम QS, इंपोर्ट कर रहे हैं हम EN, और हमारे पास टोटल शुगर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, EQ। बिफोर ट्रेड इट वाज QN, मात्र इतनी सी, अभी ट्रेड के बाद कितनी, इतनी। तो फ़ायदा हुआ ए को, और बी को क्या फ़ायदा हुआ कि पहले वो इसी चीज़ के लिए, इतने क्लोथ्स के लिए वो क्या करता था, MN पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ता था उसको। लेकिन अभी कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मात्र इतना सा, बाकी उसका बचा हुआ है। क्लियर, तो बी को भी फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों देशों ने क्या किया, स्पेशलाइजेशन फॉलो कर लिया। नेशन ए ने कहा कि मैं क्लोथ्स बनाऊंगा और तुमको एक्सपोर्ट कर दूंगा, तुम ऐसा करो, तुम शुगर बनाना और तुम मुझे एक्सपोर्ट कर देना। तो दोनों देशों ने क्या किया, टोटल स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए। नेशन बी ने क्या किया, टोटल शुगर बनाया, नेशन ए ने क्या किया, टोटल क्लोथ्स बनाए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपस में कर लिया। और यहाँ पर आपको ये सारा नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। और अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें। बने रहिए नॉलेज हैंगआउट के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।